नमस्कार दोस्तों। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आपका स्टडी विद अजय कुशवाहा में। अगर आपने भारतीय संविधान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों वाला पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2, जिसमें प्रश्न संख्या 26 से 50 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो यूपीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे, टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपी टेट और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं। क्या आप संविधान के इन 25 प्रश्नों के पूरे 25 से 25 अंक प्राप्त कर सकते हैं? चलिए अपनी तैयारी अभी परखते हैं। हर प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। उत्तर सोचिए, फिर सही उत्तर और उसकी संक्षिप्त व्याख्या देखिए, जिससे आप अपने प्रश्न का आकलन कर पाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 26 देखते हैं दोस्तों। वर्तमान में संविधान के तहत नागरिकों के कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ए 10, बी 11, सी 6 या डी 12? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 11। 1976 में जोड़े जाने के समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके तहत माता पिता को यह कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, सी धार्मिक स्वतंत्रता या डी समानता का अधिकार? आशा है दोस्तों आपने सही उत्तर चुन लिया होगा। सही उत्तर देते हैं दोस्तों ऑप्शन बी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जा सकता। इसी के अंतर्गत प्राइवेसी का अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28। कारखाना आदि में बच्चों के रोजगार बाल श्रम पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद द्वारा लगाया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ए अनुच्छेद 23, बी अनुच्छेद 24, सी अनुच्छेद 25 या डी अनुच्छेद 29? इस प्रश्न को नहीं गलत करना दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक रोजगार में काम पर नहीं रखा जा सकता। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम या बेगार पर रोक लगाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 124, ऑप्शन सी अनुच्छेद 226 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 214 है। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 226। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और राज्यों के उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति रखते हैं। ध्यान दो दोस्तों, जब भी उच्चतम न्यायालय बात की जाए, जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, अनुच्छेद 32 से संबंधित होगा। और यही अगर उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के लिए पूछा जाए तो अनुच्छेद 226 होगा, जिसके तहत वो रिट जारी करते हैं। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं दोस्तों। आपातकाल के दौरान भी किन मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? ए अनुच्छेद 14 और 19, बी अनुच्छेद 19 और 20, सी अनुच्छेद 20 और 21 या डी अनुच्छेद 21 और 22? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 20 और 21। 44वें संविधान संशोधन के बाद यह व्यवस्था की गई कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर भी अनुच्छेद 20 यानी कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार को किसी भी स्थिति में छीना या निलंबित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों भाग 4 कार्यपालिका, न्यायपालिका और संसद से संबंधित प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 है। भारत का प्रथम नागरिक, जिसको फर्स्ट सिटीजन कहते हैं, किसे कहा जाता है? ए प्रधानमंत्री, बी मुख्य न्यायाधीश, सी राष्ट्रपति या डी उपराष्ट्रपति? आशा है यह प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे।
सही उत्तर देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति देश का राष्ट्राध्यक्ष और प्रथम नागरिक होता है। वह कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख और भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष या डी 18 वर्ष। यूपी पेट में पूछा जाने वाला प्रश्न। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 35 वर्ष। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु है। तो सही उत्तर होगा दोस्तों 35 वर्ष। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं दोस्तों, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय अंतराल हो सकता है? ए 3 माह, बी 6 माह, सी 9 माह या डी 1 वर्ष। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यूपीपीसीएस 2025 में यह प्रश्न पूछा गया था। सही उत्तर देखते हैं दोस्तों ऑप्शन बी 6 माह। भारतीय संसद के कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र होने अनिवार्य हैं। संविधान के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। आमतौर पर भारत में 3 सत्र होते हैं, बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं दोस्तों, राज्यसभा को किस नाम से भी जाना जाता है? ए निम्न सदन, बी उच्च सदन, सी प्रतिनिधि सभा या डी अस्थायी सदन। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी उच्च सदन। भारतीय संसद के दो सदन हैं, लोकसभा जिसको निम्न सदन भी कहा जाता है या जनता का सदन भी कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्य सीधे चुने जाते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन या राज्यों की परिषद कहा जाता है। यह एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 4 वर्ष या डी स्थायी। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 6 वर्ष। राज्यसभा एक स्थायी सदन है लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके एक तिहाई सदस्य हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य चुने जाते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 36 देखते हैं, भारत के योजना आयोग, अब नीति आयोग जिसका नाम हो गया है, का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी वित्त मंत्री या डी गृह मंत्री। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। योजना आयोग स्थापना 1950 में हुई थी, को बदलकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के रूप में बनाया गया। नीति आयोग की फॉर्म होती है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत का प्रधानमंत्री ही इसका प्रधान अध्यक्ष होता है। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं दोस्तों, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष या डी प्रधानमंत्री। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के सदस्य अपने बीच में से ही एक अध्यक्ष अर्थात स्पीकर को चुना करते हैं जो लोकसभा की बैठकों का संचालन और नियमन करता है। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता भारत का उपराष्ट्रपति करता है जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ध्यान रहे दोस्तों, प्रश्न पूछा जाता है कि किसे राज्यसभा का पदेन सभापति का पद मिलता है, तो उसका उत्तर होगा उपराष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है अर्थात रिटायरमेंट की एज क्या होती है? ए 60 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 65 वर्ष या डी 70 वर्ष। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश 65 वर्ष आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। इसके विपरीत राज्यों के उच्च न्यायालयों, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होती है। तो ध्यान रहे, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी 65 और हाई कोर्ट की होती है वो 62 वर्ष। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं दोस्तों, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री या डी उपराष्ट्रपति।
सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। किसी साधारण विधेयक पर मतभेद होने पर अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है। लेकिन ध्यान रहे, इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं दोस्तों। राज्यपाल अर्थात गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए प्रधानमंत्री, बी मुख्यमंत्री, सी राष्ट्रपति या डी मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रह सकता है। वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। भाग 5 देखते हैं दोस्तों, स्थानीय स्वशासन आयोग एवं आपातकाल से संबंधित प्रश्न। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं दोस्तों, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? ए अशोक मेहता समिति, बी बलवंत राय मेहता समिति, सी एल एम सिंघवी समिति या डी थुंगन समिति। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता समिति। एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में 3 स्तरों पर पंचायतों की सिफारिश की थी। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इन्हें ही भारत में पंचायती राज का वास्तुकार कहा जाता है। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं दोस्तों, भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां से हुई थी? ए नागौर राजस्थान, बी बलिया उत्तर प्रदेश, सी साबरमती गुजरात या डी हैदराबाद आंध्र प्रदेश। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, नागौर राजस्थान से। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, नागौर राजस्थान से। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। 2 अक्टूबर 1969 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में देश में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की औपचारिक उद्घाटन किया था। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ए 25 जनवरी, बी 26 जनवरी, सी 25 मार्च या डी 26 नवंबर। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 25 जनवरी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। चुनाव प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए साल 2011 से हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 44, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ए अनुच्छेद 248, बी अनुच्छेद 280, सी अनुच्छेद 315 या डी अनुच्छेद 324। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280। एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है। इसका मुख्य काम केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टैक्स या राजस्व जिसको बोलते हैं के बंटवारे की सिफारिश करता है। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 3। एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। संविधान के भाग 18 में 3 तरह के आपातकाल का उल्लेख है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 से संबंधित है जो। दूसरा राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और तीसरा वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। चलिए दोस्तों प्रश्न 46 देखते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार कौन सा अनुच्छेद है? ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360 या डी अनुच्छेद 368। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। तो यदि किसी राज्य की सरकार
संविधान के नियमों के अनुसार काम नहीं कर पा रही हो, इसको संवैधानिक तंत्र विफल होने पर बोलता है। तो राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति वहां अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित ध्यान रखें अनुच्छेद 356। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं दोस्तों। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लागू किया गया है? ए एक बार, बी दो बार, सी तीन बार या डी एक बार भी नहीं। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, एक बार भी नहीं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। एक बार भी नहीं अर्थात अनुच्छेद 360 के तहत देश की आर्थिक स्थिति या साख खतरे में होने पर वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। भारत के इतिहास में आज तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं दोस्तों। सरकारी नौकरियों और शिक्षा में समाज के पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण देने वाला मंडल आयोग किस वर्ष गठित हुआ था? ए 1953, बी 1979, सी 1990 या डी 1993। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1979। एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। 1979 मोरारजी देसाई सरकार द्वारा 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको मंडल आयोग कहते हैं, गठित किया गया। इसी आयोग की सिफारिश पर अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं दोस्तों। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ए 2001, बी 2005, सी 2009 या डी 2010। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 2005। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए संसद द्वारा वर्ष 2005 में ऐतिहासिक सूचना का अधिकार कानून बनाया गया, जिससे कोई भी नागरिक सरकार से सवाल या जानकारी मांग सकता है। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं दोस्तों। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश 1953, सी महाराष्ट्र या डी पश्चिम बंगाल। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। तो आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग को लेकर हुए बड़े आंदोलन के बाद 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर बनने वाला आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य था। इसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया गया।